हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन करें। ठीक है, चलो चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने इन दोनों का ही मीनिंग नहीं समझाया अभी आपको। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में पक्का पक्का ये मेरा प्रॉमिस है, मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि इनका थोड़ा मीनिंग टेक्निकल है और वो आपको चीजों को थोड़ा बेसिक चीजें समझने के बाद ही समझ में आएगा। तो सबसे पहला मेरा बेसिक सवाल ये है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। और वो भाई साहब ने क्या बोला? हाँ, अगर हमें अगर इकोनॉमी और उसके कंपोनेंट्स को समझना है तो हमें सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए किसकी? इकोनॉमिक साइंस की। यानी कि मैं इकोनॉमिक्स को क्या बोल रहा हूँ? एक साइंस बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि साइंस में क्या होता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है और एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यानी कि साइंस में हम चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं और वहाँ पे इनपुट और आउटपुट रिलेशन होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इकोनॉमिक्स में भी यही होता है, इकोनॉमिक्स में भी हम चीजें सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे और वहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या होता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि भाई अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होएगी? कम होएगी। ठीक है ना, तो इस तरह का रिलेशन होता है। दैट्स व्हाई हम इकोनॉमिक्स को भी क्या बोल रहे हैं? साइंस बोल रहे हैं। अच्छा, पहला सवाल ये आया फिर इसके बाद कि नमन भैया ये बताओ आप कि इकोनॉमिक्स होती क्या है? इकोनॉमिक्स होती क्या है? तो सारे बच्चे बताओ इकोनॉमिक्स क्या होती है? हाँ, पहले नहीं, इकोनॉमिक्स बताओ क्या होती है। आज मैं थोड़ा आगे का सवाल पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स क्या होती है? हाँ, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स। सारे बच्चे बोलो इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड। मतलब इकोनॉमिक्स क्या होती है कि हम मैनेजमेंट करते हैं किसका? हाउस होल्ड का। किसके साथ? लिमिटेड फंड्स के साथ, या लिमिटेड रिसोर्सेज भी बोल सकते हो आप, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। अच्छा, ये बताओ आप कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आता है? ग्रीक लैंग्वेज से। किससे आता है? और वो वर्ड कौन है? ओकोनोमिया। ये वर्ड कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो। पहला, दूसरा। होको का मतलब, नोमिया का मतलब, और फाइनली भी हमने थोड़ी देर पहले बोले थे इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड। बताओ, हमारी चाहतें बहुत सारी होती है कि नहीं होती है? अच्छा, क्या हम सारी चाहतों को पूरा कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास। तो हम अपनी कुछ तो चाहतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ को हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये सारी हमारी बेसिक बेसिक चीजें थी और इनमें से चार पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉन्ड्स क्या होती है बच्चों? अनलिमिटेड होती है। रिसोर्सेज हमारे कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और हर एक रिसोर्स के क्या होते हैं? मल्टीपल यूज होते हैं और हर एक इंसान के डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है। ये लिखे हुए 4 पॉइंट। उसके नीचे लिखा हुआ है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है उसकी सप्लाई से, चाहे भले ही उसका प्राइस क्या हो? जीरो हो। तो हम बोलते हैं कि ये सिचुएशन स्कार्सिटी की सिचुएशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने नेचर होते हैं? दो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये जो माइक्रो और मैक्रो है ये किसने सबसे पहले यूज करी? प्रोफेसर रेजिनर फिस्ट ने। ठीक है ना, और कब में की? 1933 में की। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है, इन्होंने बताया, या जो माइक्रो और मैक्रो होती है वो आपस में क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती है और इंटर डिपेंडेंट होती है। आपस में दोनों का कनेक्शन है और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंड है, मैक्रो माइक्रो के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आता है? ग्रीक लैंग्वेज से। वो कौन सा वर्ड है? माइक्रोस का मतलब। अच्छा, प्रोफेसर बाउल्डिंग ने क्या बोला? प्रोफेसर बाउल्डिंग ने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसकी? किसकी? एक पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल प्राइस की, इंडिविजुअल वेजेस की, इंडिविजुअल इनकम की और इंडिविजुअल इंडस्ट्री की, एंड पर्टिकुलर कमोडिटी है। कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है। कमोडिटी माने गुड्स और सर्विसेज। ये इनकी स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या भी बोलते हैं? प्राइसिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइसिंग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ते हैं ऑफ अ सेक्शन ऑफ द पीपल। ठीक है ना, किसका? ऑफ अ सेक्शन, यानी कि अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अगर हम किसी एक सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है? माइक्रो का पार्ट है।
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉर्म, अगर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट है, माइक्रो का पार्ट है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री कलेक्शन होता है किसका, फॉर्म का, जो या तो सेम बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट बना रही है या उसके जैसा प्रोडक्ट बना रही है, और वो इंडस्ट्री क्या कर रही है, सेम ही बायर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। मतलब हर एक बंदा चाहता है कि ये बायर मेरे पास आ जाए, ये बायर मेरे पास आ जाए, वो दूसरा ही चाहेगा। ठीक है ना, तो ये इंडस्ट्री हो गई। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आता है, ग्रीक लैंग्वेज से आता है वर्ड मैक्रोज, मीनिंग उसका लार्ज। अच्छा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी होती है, ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना की स्टडी होती है, यानी कि जब हम सम टोटल करके करते हैं, और द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था की जब हम स्टडी करते हैं, रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट, बजाय इसके कि हम उसके छोटे छोटे पार्ट की क्या करें, स्टडी करें, क्योंकि वो तो कहाँ पे करते हैं हम, माइक्रो के अंदर। अच्छा, आगे फिर हमने इसमें क्या देखा, मैककॉनल ने क्या बताया, बड़े कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात उसने बोली कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, किसको एग्जामिन करती है, फॉरेस्ट को, ना कि ट्रीज को। अच्छा, ये एनालाइज करती है, पहले हम यहाँ पे समझते हैं और फिर डेवलप करते हैं किसको, एक रिलेशनशिप को, किसके बीच में, बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, जैसे इनकम के बीच में, एम्प्लॉयमेंट के बीच में, इनकम के बीच में या इन्वेस्टमेंट के बीच में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो ये सारे जो बड़े एग्रीगेट्स होते हैं इनके बीच में हम रिलेशनशिप पहले एनालाइज करते हैं और फिर उसे डेवलप करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं जो लार्ज एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे कि ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल मतलब छोटा पार्ट या पूरा, ओवरऑल पूरा। ठीक है ना, सच एज टोटल प्रोडक्शन, हम टोटल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टोटल कंजप्शन के बारे में, सेविंग के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसको बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी, क्या बोलते हैं इसको। और इसके अंदर हम और भी क्या क्या पढ़ेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, या नेशनल आउटपुट माने प्रोडक्शन की बात करेंगे, जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट की बात करेंगे, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे कि देश के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट है, या देश की तरक्की, इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, मेरे को एक बार ये बता दो, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, ये क्या बताया था मैंने आपको, वेरी गुड, बताओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट कल बताया था ना, कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी करते हैं, क्या करते हैं, और जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं सेल और परचेज की, माने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, क्या उसका हमें हिसाब नहीं रखना पड़ेगा, एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जिस खाते में, जिस अकाउंट में हम ये एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उस खाते को बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है ना, ये सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए 12th क्लास के, तो ये हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बच्चों हमने देखा माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बड़े सारे डिफरेंस देखे हमने, बहुत जल्दी से के साथ देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, वहां पे हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, वहां पे हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करते हैं। जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट मान के चलते हैं, और जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट मान के चलते हैं। बच्चों आप बोलो, मैं अगर बार बार ऐसे डेली रिपीट करता रहूंगा तो मैं ही रिपीट कर रहा हूँ बस, ठीक है ना, आप बोलोगे तो आपकी चीजें माइंड में सेट होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो को प्राइसिंग थ्योरी, उसको क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये क्या करती है, माइक्रो एनालाइज करती है बिहेवियर को, किसके बिहेवियर को, इंडिविजुअल फर्म के बिहेवियर को, और एक्सप्लेन करती है उसके बिहेवियर को किसके थ्रू, इकोनॉमिक थ्योरीज के थ्रू और प्रिंसिपल्स के थ्रू, जो हम सेकंड चैप्टर से पढ़ना चालू करेंगे, इवन फर्स्ट चैप्टर में भी, जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम पीपीसी। खैर आगे ये किसका व्यू देती है, बर्ड आई व्यू, ये ऊपर ऊपर से सारी चीजें बता देती है, यानी कि ये एक छोटा व्यू नहीं होता, एक बर्ड आई व्यू होता है। बर्ड आई व्यू मतलब बर्ड को सारा कुछ दिखता है ना ऊपर से, तो दैट्स व्हाई ये मैक्रो की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो पॉलिसी फॉर्म करते हैं वो पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ना कि किसी एक यूनिट के लिए, पूरे देश की पॉलिसी बनाते हैं हम। एग्जाम्पल, जैसे कोई प्राइस फिक्स करता है कौन, एक प्रोड्यूसर, तो ये तो माइक्रो का पार्ट है। और अगर वहां पे प्राइस निकल रहा है किसका, एक करेंसी का दूसरे की टर्म्स में, तो वो किसके लिए है, वो सबके लिए है, वो मैक्रो का पार्ट है। ठीक है, यही तो पढ़ा था हमने अभी तक, ये हमने सारा रिवाइज कर लिया। बच्चों फाइनली जिस घड़ी का हमें था इंतजार वो आ ही गई। टॉपिक का नाम क्या है, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। अभी तक जो बच्चों हमने पढ़ा ना वो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, अब तुम ऐसे समझो कि मैं आपको चैप्टर का जो नाम था वो समझाऊंगा, इसमें वापस से वही दो ही कॉन्सेप्ट आएंगे,
पहला है इकोनॉमी और दूसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो वन बाय वन सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इकोनॉमी की बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, जैसे भारत है, भारत, भारत का मैप पता है आपको? ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके भारत का मैप है ना? भारत में लैंड एरिया क्या है? लैंड एरिया है। अच्छा, जो फिर भारत के जो नीचे में आप आओगे तो इधर तो अरेबियन सी एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ क्या है? इंडियन ओशन है क्या नहीं है? नीचे है ना? चलो कोई बात नहीं, जान दो। ये तो पता है कि 3 साइड में समुद्र है, ये तो पता है ना? जान दो, मैंने कुछ नहीं बोला, भूल जाओ। ठीक है भाई, नीचे क्या है? जहाँ पे श्रीलंका है तो उधर सब पानी पानी है। अच्छा हाँ, तो एक बात बताओ आप मेरे को, क्या हमारा केवल जो अधिकार है, आपको पता है बच्चों, क्या वो हमारा लैंड एरिया पे या पानी में भी अधिकार है हमारा? पानी में भी अधिकार है हमारा। लैंड एरिया तो है ही हमारा, वो जो जो मैप है, कुछ हद तक पानी में भी अधिकार है। भैया कैसी बात कर रहे हो बच्चों? जो शिप्स चलते हैं, शिप्स वगैरह, ठीक है ना? तो फिर तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कि ये कहाँ का मानेंगे हम। मान लिया कोई बंदा शिप चला रहा है भारत से किसी दूसरी कंट्री में, तो हम उस वो जो पैसे कमाता है तो उसको कैसे काउंट करेंगे हम कि ये इस देश की इनकम है, उस देश की इनकम है? तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारा कुछ अधिकार किसमें भी होता है? पानी में भी होता है, ठीक है ना? जैसे एक चीज आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारा जो अधिकार होता है पानी में वो 12 नॉटिकल माइल्स होता है। कितना होता है? पता था किसी को पहले? नहीं? अच्छा, मैं इसको पूरा लिखता हूँ। 12 नॉटिकल माइल्स, NAUTICAL MILES, पानी में जनरल, जनरली वो ऐसे तो बहुत डीप में है ये जाकर के, ठीक है ना? उतना डीप में नहीं जा रहे, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है बस मैं उतना बता रहा हूँ आपको, ठीक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी में हमारा अधिकार है। और वन, इसको ऐसे लिखेंगे हम, 12 नॉटिकल माइल्स को मैं ऐसे लिखता हूँ 12 NM, ठीक है? एंड 1 NM इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। एक नॉटिकल माइल में कितने होते हैं? 1.852 किलोमीटर्स, है ना? तो मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पानी के अंदर लगभग लगभग 22 किलोमीटर तक हमारा अधिकार है। किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। तुम बोलोगे भैया ऐसे तो जाके श्रीलंका में मिल जाएंगे, ऐसे तो जाके श्रीलंका में मिल जाएंगे। अरे श्रीलंका बहुत करीब है ना हमारे, नीचे में ये यहाँ पे भारत खत्म होता है, ठीक है ना? फिर वो वाटर वाला एरिया आता है, यहाँ पे श्रीलंका है नीचे। तो तुम बोलोगे ऐसे तो क्या है, हम कहाँ पे मिल जाएंगे जाकर के? श्रीलंका में। बच्चों जब ऐसा होता है कि जब दो देश के बीच में जो वाटर वाला एरिया होता है, हम तो बोलेंगे हमारे लैंड एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि 22 किलोमीटर तक हमारा अधिकार है। लास्ट से वो जो लैंड एरिया है वो अपने से कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ एरिया ऐसा आएगा ना जो कॉमन हो जाएगा। जिन बच्चों के पास मैथ्स है, आई थिंक वो अगर सेट थ्योरी पढ़ते होंगे तो सेट थ्योरी में एक चीज आती है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एरिया नहीं समझ में आया आपको? एक ये वाला एरिया है और एक ये है, ये एरिया देखो, ये एरिया कॉमन आ गया ना? तो अब बोलो ऐसे, यहाँ पे ये कंट्री बोलेगी हमारा अधिकार है, वो कंट्री बोलेगी हमारा अधिकार है, तो यहाँ पे बैठ के बातचीत हो जाती है, ठीक है ना? तो वो डिसाइड कर लेंगे। खैर, ये मैंने अलग बात आपको बताई। तो बच्चों अगर तुम समझो, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम होता है। किस टाइप का सिस्टम अभी बता रहा हूँ। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है। अभी जो मैंने इतनी सारी कहानी सुनाई आपको, वो क्यों सुनाई? वो इसके लिए सुनाई। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? इकोनॉमी इज द सिस्टम विच स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना? जो एक पर्टिकुलर एरिया तक, एक सिस्टम जो हमने बनाया है, वो सिस्टम क्या है अभी बताऊंगा। वो सिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है ना? जैसे जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, ये क्या है? हमारा लैंड एरिया है। लेकिन फिर मैंने बताया हमारा जो ये जो अधिकार है वो किस में भी है? हमारा वाटर में भी है। किस में भी है? अच्छा, वाटर में भी है, इवन उसमें भी है, हवा में भी है, क्योंकि प्लेन्स भी तो चलते हैं ना, तो उतना ही अधिकार है हमारा। समझ में आई बच्चों बात? अच्छा, अगर समझो आप मोदी जी जाकर के, मान लिया यूएसए में जाके बोलने लगे, ए मेरी 56 इंच का सीना है। कितने का सीना है? 56 इंच का सीना है, और तुम मेरे को टैक्स दो। यूएसए में जाके बोलने लगे यूएसए के लोगों को, तुम मुझे क्या दो? टैक्स दो। तो यूएसए के लोग क्या बोलेंगे? ए मोदी जी जाओ, 56 इंच का सीना होगा तुम्हारा
तुम्हारे देश के अंदर, यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलेगी, वहां पे किसकी चलेगी? जो बाइडेन की। किसकी चलेगी? अच्छा हाँ जी हाँ। अरे कोई बात नहीं, सीख लेंगे यार, तू तो दिल पे ले गया। उनको हिंदी कोई ना आती है। हाँ जी इंग्लिश में बोल देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मोदी जी वहां जाके टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मोदी जी भारत में कुछ बोले, ऐसा हो सकता है कि तुम ना मानो, यानी कि कोई भी बंदा ना माने, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि भाई वो भारत का प्रधानमंत्री है, से बराबर से वो देश के लिए जो भी करेगा मतलब अच्छा ही करेगा, ऐसे मान के चल रहे हैं हम। समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत में वो कुछ बोले और कोई ना माने, भारत में तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भारत के बाहर जाकर के अपनी चलाने लगे तो जरूरी है उनकी चल जाएगी? नहीं। तो एक एरिया है ना, जिस एरिया तक उनकी चलेगी। हाँ बोलो। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है। हमारा एक एरिया, एक लैंड एरिया प्लस 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है। अच्छा, दैट रिवील्स, ये जो एरिया है ना और ये जो सिस्टम है, इस एरिया के अंदर जो सिस्टम है वो रिवील करता है, यानी कि शो करता है क्या? नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। नेचर माने किस तरह की, और लेवल माने किस लेवल पर, कितनी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है या क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मजे की बात है बच्चों, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पे पढ़ के आए? हम बिजनेस स्टडीज में। कहां पे पढ़ा है हमने? इकोनॉमिक एक्टिविटी बताना क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसका मकसद पैसा कमाना होता है। क्या होता है? हाँ। अच्छा मान लिया हम एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूं, तुम मेरे को फीस दोगे। समझ में आई बात? तो ये एक्सचेंज है। क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। इकोनॉमी बच्चों एक ऐसा एरिया होता है, इकोनॉमी एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, और वो सिस्टम ये रिवील करता है, ये शो करता है कि उस एरिया के अंदर कैसी कैसी, यानी कि किस तरह की और कितने लेवल पर, यानी कि कम या ज्यादा, बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही है। इकोनॉमी एक वो क्या होता है? सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम। जैसे कि एक्सचेंज करना। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगी? देखो यहाँ पे लिखा है, प्रोडक्शन करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजप्शन करना, क्योंकि हम कंज्यूम कभी करेंगे जब कोई चीज को हम खरीद के लेके आएंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करना, ये भी एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज। भाई अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तीसरे की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? कहीं पे पैसे कमाने के लिए। हाँ बोलो। और एक्सचेंज भी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है? हाँ बोलो। तो वापस से, इकोनॉमी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। इकोनॉमी बच्चों एक ऐसा सिस्टम होता है। क्या होता है? वो सिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है। जैसे हमारे देश का जो सिस्टम है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिस्टम है, ये एक पर्टिकुलर एरिया तक ही तो फैला हुआ है। भारत का सिस्टम है, भारत में ही चलेगा, यूएसए वाला अपना सिस्टम चलाएंगे। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है, और वो सिस्टम ये रिवील करता है कि उस एरिया में रहने वाले लोग, उस एरिया में रहने वाले लोग किस किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और कितने लेवल पे कर रहे हैं, मतलब बड़े स्केल पे कर रहे हैं या छोटे स्केल पे कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि ये इकोनॉमी ये रिवील करती है, ये बताती है कि उस एरिया के लोग अपनी जीविका को कैसे चलाते हैं, अपने जीवन को कैसे चलाते हैं। आप मुझे बताओ, जिंदगी को चलाने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा ना? पैसा अगर भगवान नहीं है आज के टाइम में, तो भगवान से कम भी नहीं है। सही है ना? कि क्योंकि सारी चीजें होती किससे है? पैसों से ही होती है, मनी से ही तो सब कुछ होता है ना? तो वो कहने की बात है कि भाई कोई बात नहीं, पैसा कुछ नहीं कर सकता। पैसा बेटा बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है ना? तो खैर, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अब अगर अगर आप अगले वाले बुलेट में देखोगे, तो अगले वाले बुलेट में क्या लिखा है? इट शोज हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया, इकोनॉमी, इट किसके लिए यूज कर रहा है? इकोनॉमी के लिए। किसके लिए? इट शोज, यानी कि इकोनॉमी ये शो करती है हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया, कि उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं ना, अर्न देयर लिविंग, वो कैसे अपनी जीविका को चलाते हैं। कि कोई प्रोडक्शन करता है या कोई सेलिंग करता है, माने ट्रेडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है?
ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट करके अपनी जिंदगी को चला रहा है, तो ये शो करता है। वापस से इकोनॉमी बच्चों क्या होता है, सिस्टम होता है, क्या होता है, और सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है, और जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और किस लेवल पे हो रही है। या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि ये सिस्टम ये शो करता है कि उस एरिया के रहने वाले लोग अपनी जीविका को कैसे चलाते हैं। और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होती है बच्चों, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज वगैरह वगैरह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्की बात। चलो जल्दी से बताओ इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है। हमारा सिस्टम हमारे एरिया में, यूएसए वालों का सिस्टम उनके एरिया में, तो जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ है, और जो ये शो करता है कि वहां के जो लोग हैं वो किस नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं। जैसे कि किस नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कि वेदर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, और ये किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वेदर हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। या अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई प्रोड्यूसर है, तो वो किस टाइप की प्रोडक्शन कर रहा है, क्या वो फार्मिंग कर रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। क्या अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग उसने फैक्ट्री लगाई है, तो किस टाइप की वो असेंबलिंग कर रहा है ना, या कंस्ट्रक्शन उसने फैक्ट्री लगाई हुई है, तो अलग अलग टाइप की ये चीज देखने वाले हैं, ठीक है। और मजे की बात है, ये सारी चीजें इनका पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन हमें बिजनेस स्टडीज में पढ़ने को मिलेगा, जो हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो अब तो समझ में आ रहा है ना आपको कि दोनों सब्जेक्ट का आपस में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है ना। बिजनेस स्टडीज बताती है व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, ये कौन बताती है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वापस से इकोनॉमिक क्या होता है बच्चों, सिस्टम जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ होता है, और जो ये शो करता है कि उस एरिया में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और किस लेवल पे हो रही है, कि छोटे बिजनेसमैन ज्यादा है या बड़े बिजनेसमैन ज्यादा है, या लोग कितने कितने लेवल पे काम कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि ये शो करती है कि वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले लोग अपनी जीविका को कैसे चलाते हैं, वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग करके चलाते हैं अपने अपनी जिंदगी को, या कोई ट्रेडिंग करके चलाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करा करके, या कैसे बड़े लेवल पे कर रहे हैं, अच्छी खासी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, या अपना ठीक ठाक बस जिंदगी चल रही है। ये सारी चीजें जो बताता है वो सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था, क्या होती है, अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की। चैप्टर का नाम क्या था, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम की। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम को बच्चों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सारे बच्चों को पता है कि हमारे जो वांट्स होती है वो रिसोर्सेज जो हमारे, और हर एक रिसोर्स का मल्टीपल यूज होता है, और मेरी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी होती है। सारे बच्चों को ये चार चीजें पता है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो मेरे सामने प्रॉब्लम आई, क्या आई, और किसकी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कौन सी प्रॉब्लम आई, भाई मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, और हर एक जो रिसोर्स है उस रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूज है, मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, उसमें भी, ये भी कर सकता हूँ, वो भी, मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे सामने एक प्रॉब्लम नहीं अराइज हो रही है कि मेरे को चूज करना है, क्या करना है, मेरे को सेलेक्ट करना है, क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कि वेदर मैं अपने रिसोर्स को इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं, इसमें लगा के मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा या इसमें लगा के मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और जहां से भी मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्या मैं अपने रिसोर्सेज उसी में लगाऊंगा ना। तुम्हारे पापा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, और दो बंदे प्रोजेक्ट लेकर के आए कि भाई साहब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें रिटर्न आएगी 12%, कितनी आएगी 12%, और लेट्स से तुम्हारे पापा ने डिसाइड कर लिया कि तो उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन डिसाइड करने के बाद ही थोड़ी देर बाद, अभी उस बंदे को बताया नहीं कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद एक बंदा और आ गया अपना प्रोजेक्ट लेकर के, कह रहा भाई साहब आपको रिटर्न मिलेगी, अगर इस प्रोजेक्ट में लगाओगे तो 15% मिलेगी रिटर्न, कितनी मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पापा फर्स्ट वाले अल्टरनेट में पैसे लगाएंगे सेकंड वाले में, वाई। हाँ, क्योंकि हर एक इंसान क्या चाहता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहता है, क्या चाहता है,
मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना चाहता है। तो तुम्हारे पापा के सामने दो प्रॉब्लम थी ना, कि मैं इसमें लगाऊं या इसमें, और वो आंसर कैसे मिला उन्हें, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम रिटर्न तो किससे आएगी, जिसमें ज्यादा कमाने का मौका मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो यही तो प्रॉब्लम है, इसी को बोलते हैं बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम। ये इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है, अच्छा देखो इसके और भी कई सारे नाम है, मैं वन बाय वन आपको समझाते जाऊंगा। सेंट्रल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सेंट्रल प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम है, चॉइस की प्रॉब्लम है। मेरे को चूज करना है बच्चों, आपको हर एक जिंदगी के हर एक मोड़ पे आपको चूज करना पड़ेगा। अभी मैंने जो आपको बहुत बड़ा भाषण दिया ना, उसमें भी आपके सामने प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि अभी तक जो हम करते हुए आ रहे हैं, क्या हम वही करें, या जो हमें अभी बताया गया है हम वो करें, और चूज तुम्हें करना है। सेंट्रल प्रॉब्लम है नहीं है तुम्हारे सामने, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मैं इसको चूज करूं या इसको। टाइम मेरा है, टाइम मेरा है, मैं टाइम अपने उसमें भी लगा सकता हूं जिसमें आज तक लगाते हुए आया हूं, और मैं टाइम उस चीज में भी लगा सकता हूं जो मेरे को अब चीजें बताई जा रही है ना। अच्छा, क्योंकि तुम किसमें लगाओगे अपने रिसोर्सेज को, जिसमें तुम्हें लगता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मकसद ही होता है कि हमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। तो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट ही तो है। और हम यहाँ पे ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, वो आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल प्रॉब्लम जो ये है सेंट्रल प्रॉब्लम, इसका नाम क्या है दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये इसका दूसरा तीसरा नाम है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग। प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग का मतलब है कि इकोनोमाइजिंग का मतलब यानी कि मेरे को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है किसका, अपने रिसोर्सेज का। इकोनोमाइजिंग, इकोनोमाइजिंग का मतलब कम से कम इनपुट में मैक्स से मैक्स में क्या जनरेट कर लूं, आउटपुट, जिसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि मेरे को जितने आज के दिन पे मेरे पास क्या है, रिसोर्सेज है, उनका मेरे को क्या करना है, मैक्स टू मैक्स यूज करना है, ठीक है। अच्छा, सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर्स, ऐसा बोल सकते हैं हम। स्केयर्स माने स्कैरसिटी, स्कैरसिटी माने कमी या लिमिटेडनेस। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे कैसे है, स्केयर्स यानी कि लिमिटेड है, यानी कि रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। अच्छा, एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हर एक इकोनॉमी को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको क्या लगता है कि हम ही भूखे बंगाली है, अमेरिका में गरीब नहीं पाए जाते, बिल्कुल पाए जाते हैं। और पाकिस्तान में, वहां पे भी, और चाइना में, वहां पे भी। अरे गरीब तो हर जगह पाए जाएंगे। गरीब से मतलब है मेरा इन द सेंस कि रिसोर्सेज, क्या वहां पे जो चाहे वो उन्हें वो मिल जाएगा क्या अमेरिका के अंदर, रिसोर्सेज तो उनके पास भी लिमिटेड है ना। हाँ बोलो, तो यही बोल रहे हैं वो, क्योंकि रिसोर्सेज तो क्या होते हैं बच्चों, लिमिटेड होते हैं। लेकिन हर एक इकोनॉमी क्या फेस करती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन वांट्स तो क्या होती है, अनलिमिटेड। तो हमें चॉइस करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि मेरे को जो आज के दिन पे मेरे पास जो रिसोर्सेज है उनमें मैं किसको अडॉप्ट करूं और किसको सेक्रीफाइस करूं, किसको छोड़ दूं और किसको अपना लूं, ठीक है। आगे, इट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वापस से वही बात आ गई ना जो मैंने डिफरेंस में पढ़ाई थी आपको, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये प्रॉब्लम किस चीज की है, कि मेरे को रिसोर्सेज को क्या करना है, एलोकेट करना है, माने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। किसमें, मेरे पास पैसे हैं, इनसे मूवी देखूं, कपड़े लेके आऊं, पार्टी करूं, ट्रिप पे जाऊं, बुक ले आऊं, या और बाकी कोई दूसरे काम करूं, है ना। तो मेरे को अपने रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस में लगाना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो इसलिए इसका एक नाम और क्या है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। बच्चों देखो सेंट्रल प्रॉब्लम के कितने नाम हो गए, पहला सेंट्रल प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तीसरा प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, चौथा प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ये भी बोल सकते हो आप, पांचवा प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। पांच नाम हो गए इसके, हाँ बोलो। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है ध्यान से सुनो, ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, ये जो मेरे को सेलेक्ट करना है, मेरे को जो चूज करना है, ये चूज करने की प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, बिकॉज चार चीजें हैं, ह्यूमन वांट्स आर एंड रिसोर्सेज आर। अब ध्यान से सुनो, अगर काश जिंदगी में ऐसा होता कि मैं कुछ भी अपने मन में सोचूं और मुझे वही चीज मिल जाए,
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये प्रॉब्लम मेरे सामने होती, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? क्यों ना होती? कुछ मैंने सोचा, मेरी वांट्स भी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे। जो मैंने सोचा वही मेरे को अवेलेबल हो गया। लेकिन ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? द मेन कॉजेज ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसका कारण क्या है, इसके कॉजेज क्या है, ये क्यों अराइज हो रही है ये प्रॉब्लम? तो 4 कारण है बच्चों इसके। सबसे जो मेन कारण है वो शुरू के 2 है। क्या कि ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज क्या होते हैं। तभी तो मेरे को चूज करना पड़ रहा है बच्चों, तभी तो मेरे को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। एक बार सोच के तो देखो कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज भी क्या, तो ये भाई इकोनॉमिक्स ही खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स पढ़ ही क्यों रहे हम? क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है और रिसोर्सेज क्या है। अगर रिसोर्सेज भी बस एक शब्द का फर्क आएगा, ये जो लिमिटेड की जगह ना दूसरी लाइन में अगर ये अनलिमिटेड लिखा आ जाए ना, तो ना तो मैं पढ़ा रहा होता, ना ही आप यहाँ पे बैठे होते, और ना ये मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे जो नोट्स वगैरह बनाए होते, ना ही किसी ने इसमें काम किया, ना ही कोई एडम स्मिथ होता, ना ही कोई मार्शल होता, ना ही कोई वो बाउल्डिंग होता, कोई नहीं होता। समझ में आ रही है बात? बस जिंदगी में किस चीज का फर्क है, लिमिटेड का और अनलिमिटेड का, क्योंकि सब्जेक्ट ही ना होता। तुम खुद ही इमेजिन कर लो यार, तुम खुद सोचो ना, मैं तो छोड़ दो, मैं तो जान दो मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तुम अपने मन से सोचो कि अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती क्या? बिल्कुल भी नहीं होती। किसको चूज करे? अरे जो हमने मांगा वही तो हमें मिल जा रहा है, तो क्या चूज करना कि मैं पैसा अपना इसमें लगाऊं, अबे अभी इसमें भी लगा दे, थोड़ी देर बाद फिर विश कर, फिर ये मिल जाएगा, है ना? कुछ भी विश कर, फिर ये मिल जाएगा, फिर तीसरी चीज मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी, पांचवी मिल जाएगी। हाँ बोलो ना, इससे मजा नहीं आया तो नेक्स्ट, इससे मजा नहीं आया नेक्स्ट, मतलब समझ आ रही है ना आपको बात? यही है। तीसरा क्या है? एवरी रिसोर्स हैज मल्टीपल यूजेस। हर एक रिसोर्स के क्या होते हैं? जब हर एक रिसोर्स के मल्टीपल यूज है, पैसे के मल्टीपल यूज है, तभी तो मेरे सामने प्रॉब्लम है, इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं। उसकी वही वापस से अगेन वही एग्जिबिट एग्जांपल कि मूवी देखने जाऊं या ट्रिप पे जाऊं, बुक ले लूं, ठीक है, या दोस्तों को पार्टी दे दूं, वगैरह वगैरह। और अगर मेरे पास इतने रिसोर्सेज होते कि मैं सारे ही काम कर दूंगा, तो मैं फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ही ना होती। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? रीजंस पढ़ा रहा हूँ। किसके? सेंट्रल प्रॉब्लम का रीजन, उसके सेंट्रल प्रॉब्लम के रीजन क्या है? रीजन क्या है? पहला रीजन जल्दी बोलो। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर एवरी रिसोर्स हैज, और लोगों के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है। बात समझ में आई? यस और नो? अच्छा, अब प्रॉब्लम है क्या? अभी तो भैया तुमने ये बताया कि सेंट्रल प्रॉब्लम के वो नाम बताया, तुमने 4-5 नाम गिना दिए, लेकिन ये तो बताओ प्रॉब्लम है क्या? चलो अब पहली थियरी पढ़ते हैं बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना? देखो, कह रहे हैं द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम क्या होती है। अच्छा, अभी भी तो यही पढ़ाया। सुनो, अभी मैं क्या पढ़ाने वाला हूं कि प्रॉब्लम क्या होती है, और जो पढ़ा के आ चुका हूं अभी जो ऊपर 4 पढ़ाए, ये प्रॉब्लम आई क्यों, किसकी वजह से आई, दोनों समझ रहे हो ना कि दोनों जो क्वेश्चन है, दोनों जो सवाल है वो अलग अलग है। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, और जो पढ़ा के आ चुका हूं कि प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई। ठीक है? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम प्रोड्यूसर हो, तुम कौन हो? मैं अभी थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, कल भी बोला मैंने कि हम जिसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं वो कौन होता है? हाउस होल्ड होता है। और इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? किसका? हाउस होल्ड का, विद लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड फंड्स। अच्छा, यहाँ पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम पूरा प्रोड्यूसर का मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, प्रोड्यूसर मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे जनरेट कर सकता है। अच्छा, तुम अगर प्रोड्यूसर हो, तुम्हें कोई फैक्ट्री डालनी है, क्या डालनी है? अच्छा, तो तुम्हारे सबसे पहले मन में ये सवाल आएगा ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या आएगा? व्हाट टू प्रोड्यूस। मार्केट के अंदर बहुत सारे गुड्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ बोलो। तो तुम पहले ये डिसाइड करोगे ना मेरे को ये बनाना है या सब कुछ एक साथ बना सकते हो? सब कुछ एक साथ क्यों नहीं बना सकते मुझे बताओ? बिकॉज
वेरी गुड, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, कोई एक ही तो चीज करोगे। अच्छा, एक को तो अपना लोगे, बाकियों को क्या क्या कर दोगे, सेक्रीफाइस कर दोगे। तो ये बोल रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम तो ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। इस सेंट्रल प्रॉब्लम के 4 बच्चे हैं। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, चलो अब डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है। अब दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। कैसे बनाएं, कैसे मतलब भैया, दो ऑप्शन है हमारे पास बच्चों। एक तो मैनुअली बना सकते हैं, मैनुअली मतलब लेबर को यूज करके, किसको यूज करके, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम मशीनरी यूज कर सकते हैं। या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑटोमेट कर दे, क्या कर दे, और टेक्नोलॉजी को और मशीनरी को यूज करके प्रोड्यूस करें। या फिर दूसरा हैंडमेड कर सकते हैं, हैंडमेड मतलब लेबर को यूज करके। हाँ बोलो। तो मेरे पास ये भी तो, यहाँ पे भी तो चूज करना है ना, मेरे को सेलेक्ट करना है ना कि वेदर मेरे को लेबर से काम करवाना है या मशीन से मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन करने वाला हूं। ठीक है, दो प्रॉब्लम हो गई। हाँ बोलो। अब तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए बनाए। तुम्हें पता है ना मार्केट में बच्चे दो टाइप के कस्टमर होते हैं जनरली। यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। मार्केट में दो टाइप के कस्टमर होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। क्या होते हैं, प्राइस सेंसिटिव। एक होते हैं क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर। कैसे होते हैं, आई होप आपको समझ गया होगा। ठीक है ना। एक तो प्राइस सेंसिटिव कौन से होते हैं, चिक चिक करने वाले। कौन से वाले, चिक चिक करने वाले। अरे भैया इतने का कोई ना आता है, ये प्रोडक्ट तो इतने का आता है, तुम बताओगे 100 का, वो 10-20 का बोलेंगे। ठीक है ना, वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। वो शॉपकीपर प्रोड्यूसर समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा जो हम तुम्हें गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हम तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका लेवल वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये लेवल ही अलग है, ये लेवल ही अलग है। वो कह रहा है नहीं नहीं, वो तो इतने की दे रहा है, तुम 100 का बता रहे हो, तुम तो लूट रहे हो। वो तो किसकी दे रहा है, 60 रुपए की दे रहा है वो प्रोडक्ट। वो समझा रहा है कि वो प्रोडक्ट वो हल्की क्वालिटी का है। कह रहे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता, ये बताओ तुम्हें 60 का देना है कि नहीं देना, वरना हम तो उससे जाके ले लेंगे। आप मुझे बताओ ये बंदे की साइकोलॉजी आपको कैसी दिख रही है। ये क्वालिटी मैटर करती है इसके लिए, प्राइस मैटर करते हैं। हल्की चीज लेके आ जाएगा लेकिन करेगा चिक चिक। इसे क्या मैटर करता है, हाँ प्राइस मैटर करता है। इसे इसे चीजें सस्ती मिलनी चाहिए। कई बार मैंने बहुत सारे कस्टमर देखे हैं, मैंने अभी बताया ना आपको कि मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे कस्टमर ऐसे देखे जिन्हें क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें चीज सस्ती मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई चीज सस्ती मिल रही है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, बात समझ में आ रही है, तो वो तुम्हारे से ले लेगा। इसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे वाले के यहाँ पे जो क्वालिटी थी वो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी थी और ये क्वालिटी इंफीरियर हल्की क्वालिटी है। उसे तो बस ये दिख रहा है कि वो 60 ये 100 की दे रहा है और वो 60 की दे रहा है, या वो 60 की दे रहा है ये 100 की दे रहा है। उसे तो प्राइस मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, एक होते हैं बच्चों क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर। कैसे होते हैं, अरे भैया ये क्या दिखा रहे हो, ये तुम देख तो लो हमारे स्टैंडर्ड की चीजें है क्या ये, कुछ अच्छे से दिखाओ, नहीं हो तो मना कर दो ना। वो कह रहे हैं भाई साहब अगर तुम बताओ कहो तो थोड़ा ज्यादा रेंज में दिखाए। अरे भैया कर दी ना वही वाली बात, पैसों की तो बात ही नहीं हुई, आप क्वालिटी तो दिखाओ एक बार। पैसों की तो बात ही नहीं है यार, क्वालिटी चाहिए हमें। क्या चाहिए, हमने कहा थोड़ी महंगी आएगी। अरे फिर यार वही वाली बात, पैसों की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, अभी निकाल के 2-4 गड्डी निकाल के डालेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इनको क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए, देख लो भैया तुम्हारे पास हो तो क्वालिटी बताओ, वरना तो हम तो कहीं और से ले लेंगे। ठीक है। अब प्रोड्यूसर के सामने बच्चों दो प्रॉब्लम है कि वो किसके लिए बनाए। या तो उसे किसके लिए काम करना पड़ेगा, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करना पड़ेगा, या किसके लिए काम करना पड़ेगा, क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो। बच्चों दोनों के लिए एक साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम पे तो दोनों कैटेगरी के कस्टमर नहीं आ सकते। अगर आप प्राइस सेंसिटिव वाले के लिए काम करोगे तो क्वालिटी सेंसिटिव वाला कस्टमर तुम्हारे यहाँ पे आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड घट जाएगा। ये तो नो। और तुम्हारी एक इमेज बनी हुई है मार्केट में कि भाई अगर हल्की चीज लेनी है तो उनके यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ मिलेगी। नहीं समझे, मैंने कई बार देखा है कि जैसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिन्हें क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर होते हैं, जो उन्हें क्वालिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, जब उन्हें क्वालिटी चाहिए होती है, मान लिया सपोज दैट हम किस में डील करते हैं, क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करते हैं हम, तो वो हमारे यहाँ पे आएंगे। मान लिया किसके लिए आएंगे, हमारे यहाँ पे आएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा क्या है, थोड़ा प्राइस सेंसिटिव है, क्या है, क्या वो हमारे यहाँ पे आके उसकी बात बन जाएगी, वो बाहर की बाहर से रख लेगा। वो क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो महंगे लोग हैं,
ये तो लूट लेंगे। वो लोग ये बोलेंगे कि ये लूट लेंगे, एक्चुअल में लोग लूटते नहीं है बेटा। वहां पे जब वो चार्ज कर रहे हैं तो वो आपको उस लेवल की सर्विस या उस लेवल का आपको क्या भी तो देंगे, प्रोडक्ट भी तो देंगे ना। वो बात अलग है कि ये तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम्हारी नेचर वैसी नहीं है जो जिसमें ये डील करते हैं। आज आप बताओ, मेरी औकात अगर 10-15 लाख रुपए गाड़ी लेने की है, तो मैं बताओ 1 करोड़ वाले शोरूम के से जाके टक्कर मारूंगा क्या? नहीं ना। जिस दिन मेरी उतनी औकात हो जाएगी तो मैं उससे जाके बात करूंगा। हाँ बोलो ना, बात सही है कि नहीं है? कई सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं कि मान लिया वो क्वालिटी सेंसिटिव है, क्या है, और अपने लिए वो प्रोडक्ट जब लेके जाते हैं हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, सही है। लेकिन कई बार उन्हें ऐसा होता है, उन्हें किसी रिश्तेदार को देना होता है कोई प्रोडक्ट, तो वो क्वालिटी सेंसिटिव से क्या बन जाते हैं, प्राइस सेंसिटिव। अब उन्होंने बोला, मान लिया कि भैया चलो हमें ना क्या चाहिए, जीन्स चाहिए, क्या चाहिए, हमने कहा अभी दिखा देते हैं। हमने उन्हें दिखा दी और उसकी रेंज है मान लिया 4,000 रुपये, 3,000 रुपये। वगैरह नहीं नहीं भैया ये नहीं चाहिए, हमें तो हल्की चाहिए। हमने कहा भाई तुम कब से प्राइस सेंसिटिव हो गए, तुम्हें तो क्वालिटी चाहिए होती है, तुम तो हमेशा से अच्छी क्वालिटी लेके जाते हो। अरे वो ऐसा नहीं है, वो हमें अपने लिए नहीं चाहिए, किसी को देनी है, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं तुम रख लो, हम कहीं और से ले लेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं वो कहीं और से ले लेंगे? क्योंकि उनके माइंड में एक चीज आ रही होती है कि भाई जिस रेंज की हमें चाहिए, जिस पर्पज के लिए चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिलने की। वो कहाँ पे मिलेगी? चलो भाई वहां चलेंगे, उसके वहां पे चलेंगे, वो वहीं पे मिलेगी। समझ रहे हो ना कि हर एक बंदे ने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? ब्रांड वैल्यू। और तुम देख लेना उसके वहां पे वैसे ही कस्टमर जाते हैं। जो बंदा, जो प्रोड्यूसर प्राइस सेंसिटिव वालों के लिए काम करेगा, वहां पे क्वालिटी सेंसिटिव वाला कस्टमर ही नहीं जाएगा। और जो क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम कर रहा है, वहां पे प्राइस सेंसिटिव वाला भटकेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी बात ही नहीं बनेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि तुम क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करोगे या प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करोगे। हाँ बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, दोनों के लिए एक साथ कर सकते हैं क्या काम? नहीं, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। तुम अपने आप को बनाना क्या चाहते हो, एक इमेज तो सेट करो कि तुम अपने आप को बनाना क्या चाहते हो। तुम प्राइस सेंसिटिव के लिए काम करना चाहते हो या क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम करना चाहते हो? और अगर तुम मिक्स हो, अगर तुम क्या हो, मिक्स, तो ना तो तुम इधर के रहे और ना ही तुम उधर के रहे। समझ में आ रही ना बच्चों बात? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, बच्चों मैं हमेशा से, मेरे को 8-9 साल हो गए काम करते वक्त, और मैंने हमेशा से डिसाइड करके रखा है कि मैं हमेशा किसके लिए काम करूंगा, क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए काम करूंगा। किसके लिए काम करूंगा? जो बच्चों को क्वालिटी चाहिए ना, उनके लिए काम करूंगा मैं। अब एक बच्चा आके बोलने लगे, नमन भैया ऐसे तो कोई और दूसरा 500 में भी पढ़ा रहा है, तो भाई वहीं पे पढ़ लेना। मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तू सोचे कि मैं तेरे से 500 रुपए की फीस लेकर के और तेरे को पढ़ा दूंगा, मैं तो नहीं करूंगा वो काम, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर लेवल की क्या करनी है, सर्विसेज ऑफर करनी है अपनी, और उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसमें तो बात बनेगी नहीं। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं तो चलो कोई बात नहीं, क्वालिटी तो छोड़ो, मैं प्राइस सेंसिटिव के लिए भी काम कर लूं। आप मुझे बताओ, आप में से जितने बच्चे क्वालिटी के लिए आए, वो मेरे से नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नमन भैया क्या यार, तुम तो कॉम्प्रोमाइज करने लगे चीजों में, ठीक है ना? हाँ बोलो। एक टाइम पे बच्चों एक ही के लिए तो काम कर सकता हूँ, और अगर मैं प्राइस सेंसिटिव के लिए काम कर रहा हूँ, और मान लिया वहां पे एक क्वालिटी सेंसिटिव वाला कस्टमर आके बैठ गया, वहां पे एक बच्चा कस्टमर मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, ठीक है ना, एक जो क्वालिटी सेंसिटिव बच्चा है वो आके बैठ गया, वो उसको अपने आप को अपना दम घुटा हुआ महसूस करेगा नहीं करेगा वो? क्योंकि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, प्राइस सेंसिटिव के लिए, है ना? तो मैं उसे उतनी बातें बताऊंगा ना। समझ में आ रही है बात? मैं एक्स्ट्रा लोड क्यों लूंगा दिमाग पे, ठीक है? लेकिन किसका दम घुट रहा होगा? क्वालिटी सेंसिटिव वाले का। किसका? और जो अगर मैं क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम कर रहा हूँ, आप देखना प्राइस सेंसिटिव वाला भटकेगा भी नहीं यहाँ पे, वो बाहर के बाहर निकल लेगा, वो कहीं और जाएगा। करके भी देख लेना, प्रैक्टिकली देख लेना, अप्लाई करके देखना इस कॉन्सेप्ट को कि जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है या नहीं होता है। जिसको क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी वाले के पास जाएगा, जिसको जो प्राइस सेंसिटिव है वो प्राइस वाले के पास जाएगा, ठीक है ना? मार्केट में हर एक तरह के सप्लायर होते हैं, हर एक तरह के प्रोड्यूसर होते हैं, हर एक तरह के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बस बशर्ते उन्हें डिसाइड करना होता है कि हम किसके लिए काम करेंगे, ठीक है? जैसे वापस से 3 पॉइंट देखते हैं। मेरे पास ऑप्शन है बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। अगर मैंने पढ़ाना चालू किया है तो मेरे पास भी तो ऑप्शन थे कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी डाल सकता हूँ और या मैं पढ़ा भी सकता हूँ। मेरा मन क्या किया, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मेरे को तो भाई बच्चों पढ़ाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब दूसरा सवाल आया, दूसरी प्रॉब्लम आई, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे पढ़ाऊं।
मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है या क्या प्रोवाइड कराना है, तो अब दूसरा सवाल है कि कैसे प्रोवाइड कराऊं। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं या तो मैं प्रॉपर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के पढ़ाऊं। तो मैंने उसको लेबर को यूज किया, मतलब मैनुअली मैंने यूज किया, मतलब मैनुअल मेथड को यूज किया, या मैंने टेक्नोलॉजी को चूज किया, टेक्नोलॉजी को चूज किया, है ना। अच्छा, दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये बोर्ड रखा है मेरे लिए, नहीं रखा हुआ है, वो नैन्सी दीदी के लिए रखा हुआ है। वो पहले छोटे बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ाती है, तो वो यूज करती है। अब वो छोटे बच्चे के लिए ये यूज नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को उतना एडजस्ट नहीं हो पाएगा इसमें, तो उनके लिए वही बेटर है। समझ में आया ना बात? मेरे लिए ये बेटर है, मेरे बच्चे से समझते हैं तो वो इसके लिए बेटर है, ठीक है। दूसरी हो गई हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी हो गई फॉर होम टू प्रोड्यूस। मैंने हमेशा से डिसाइड किया है कि मैं करूंगा तो मरते दम तक काम किसके लिए करूंगा? क्वालिटी सेंसिटिव के लिए। किसके लिए काम करूंगा? प्राइस सेंसिटिव के लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, कोई बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो इसकी वजह से कोई बच्चा ऐसा ना हो कि पढ़ ना पाए। किसकी वजह से? मान लिया वो पढ़ना तो चाहता है क्वालिटी, लेना तो चाहता है वो क्वालिटी, लेकिन लेट्स सपोज उसका फाइनेंस अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उतना भी मैं बहुत हार्श नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम भी समझी जा सकती है। जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है या क्वालिटी लेना चाहता है कि मैं उसको ऑल टुगेदर इग्नोर कर दूंगा, ठीक है ना, उसकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर कोई ये बोले कि नहीं नहीं मैं तो प्राइस सेंसिटिव हूँ, क्या हूँ, उसके लिए काम नहीं करूंगा। मैं काम तो किसके लिए करूंगा? ऐसे ही आप भी, अगर आप आपका बिजनेस करोगे तो आपके सामने भी प्रॉब्लम आएगी। आप अगर जॉब करोगे तो आपके सामने भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। वेदर मैं इस कंपनी में करूं या इस कंपनी में करूं, इस कंपनी का कल्चर अच्छा है या इस कंपनी का कल्चर अच्छा है। चलो यार, इस कंपनी में करते, इस कंपनी का कल्चर तो अच्छा है, लेकिन यार क्या करें, यहाँ पे हमें कम मिलता है। कोई बात नहीं, अगर तुमने अडॉप्ट किया कल्चर को कि कोई बात नहीं, पैसा कम भी मिलेगा तो चलेगा, कल्चर अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, तो डिसाइड तो तुम्हें करना पड़ेगा ना बच्चों, चूज तो करना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जिंदगी के हर एक मोड़ पे आपको चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कभी भी देख लेना, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि देर आर टू अल्फाबेट्स, बी एंड डी, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, ठीक है ना। एंड इन बिटवीन बी एंड डी देर इज अल्फाबेट सी, सी फॉर चॉइसेस। यू हैव टू मेक चॉइसेस, यू हैव टू मेक चॉइसेस थ्रू आउट द एंटायर लाइफ। हर एक मोड़ पे आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि वेदर मेरे को ये करना है या ये करना है, इस टाइम पे मेरे को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। समझ में आ रही है बच्चों? तो प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस। हिंदी में बोले तो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम और देख लो। ये बेसिकली क्या है, जो चौथी प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब इसको एक्स्ट्रा मान के चलना, पढ़ लेना, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या हमें अपने सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म कर देने चाहिए या फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करके रख लेना चाहिए? सेव करके रख लेना चाहिए। आज मान लिया वाटर अवेलेबल है और तुम ये सोचो भाई चल, जिंदगी एक ही बार मिली है, उड़ा सारा पानी, ठीक है ना। एक बार अपने बच्चों को तो ख्याल करके देखो, माने आने वाली जो जनरेशन है उसका तो ख्याल करके देखो, वरना आने वाली जनरेशन तुम्हें गाली देने वाली है, साला हमारा बाप ऐसा था है ना, उसने मजे लिए, पूरे अय्याशी की, हमारे लिए क्या छोड़ के गया। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और देखो वीडियो बना रहा है कैसे पानी उड़ाते हुए, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, स्विमिंग पूल में नहा रहा है। अब हाँ, अपने आप तो इतना मजा ले, हमारी जिंदगी में क्या छोड़ के गया। बिल्कुल, समझ में आ रही है। तो बच्चों, हमें आज हमारे सामने ये भी प्रॉब्लम है कि हमने आज क्या प्रोविजन बनाया है, क्या बनाया है, मतलब किस तरह की पॉलिसीज हमने फ्रेम की है कि जिससे कि हमारा जो करंट का कंजप्शन है ना, यानी कि आज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, आज जो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम उन्हें कितना बचा के चल रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज मिल सके। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? बनती है कि एटलीस्ट इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हुए थे ना, उतने तो हम छोड़ के जाए बच्चों, उतने तो छोड़ के जाए।
अगर हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को बढ़ा सके तो उन्हें घटाने का भी कोई अधिकार हमें नहीं है। ठीक है ना, नेचर ने हमें बड़े सारे रिसोर्सेज दिए, वो बर्बाद करने के लिए नहीं दिए। उनका जितना आपको यूटिलाइजेशन करना है उतना करो, उन्हें वेस्ट मत करो, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए भी तो छोड़ दो यार। सारा ही तुम मजा ले लोगे तो आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगी, रुक जाएगी, थम जाएगी। जो मजा तुम ले पाए वो तो ले ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है ना? तो एक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड, कि हमें क्या क्या प्रोविजन बना के चलने। क्या क्या प्रोविजन माने यहाँ पे समझ सकते हो अरेंजमेंट। वैसे तो अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा आपने, प्रोविजन पढ़ा है अकाउंट्स में, प्रोविजन। अरे बच्चे, जब हमें लगता है कि कोई बंदा हमारे पैसे नहीं देगा तो प्रोविजन बनाते कि नहीं बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा, नहीं अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई बात ही नहीं है। खैर, यहाँ पे प्रोविजन का मतलब है क्या? अरेंजमेंट, कि आपने किस तरीके के अरेंजमेंट किए हैं फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि फ्यूचर में भी क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। मतलब हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था क्या कर सके फ्यूचर में भी। फ्यूचर में तरक्की कब करेगी? जब आज आपने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया होगा। क्या किया होगा? और अगर आज तुमने अपने रिसोर्सेज को बर्बाद किया है तो फ्यूचर वाली जनरेशन कभी आबाद होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको क्या करना है? आज के रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करना है और उनका बेहतर तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि अगर तुम तुम्हारे लाइव स्टॉक को नहला रहे हो, है ना, गाय भैंस को नहला रहे हो, तो चला दिया, ये ले भाई समरसीबल चला दिया, और पता नहीं वो गाय भैंस नहा लेती कितने में, 2-3 बाल्टी में नहा लेती है आराम से। अगर प्रॉपर तुम अपना टाइम लगा के इसे थोड़ा सा क्या करते, नहलाते, और तुमने चला दिया सबमर्सिबल, पता नहीं कितने 1000 लीटर पानी बह गया। बचा सकते थे ना? हाँ बोलो। और जिस दिन तुम ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हो, जब तुम्हारा बालक देखेगा 20 साल बाद, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें गाली देगा नहीं देगा वो? देख, जरूरत नहीं थी, है ना, एक बाल्टी में लेकर के और बराबर से किसी कोई मग वगैरह से इसको नहलाता आराम से, 1-2 बाल्टी में नहा लेती। देख क्या किया इसने, इसने 10,000 लीटर पानी बहाया है, और ये कार्यक्रम डेली करता था ये। अगर काश ये ना करता ना ये कार्यक्रम, आज हमें पानी मिल रहा होता। समझ में आई बच्चों बात? खैर, ये वाली प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है ना, 3 ही हमें मेन पढ़ के चलनी है बच्चों। ये जो प्रॉब्लम है, कौन सी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दी, इनके बारे में बता तो दिया, लेकिन अभी इनका टेक्स्ट मैंने नहीं पढ़ाया। कुछ और चीजें भी बतानी है इनमें मेरे को, वो जब बताऊंगा जब मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आज तो इतने रखते हैं बच्चों। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, एंड बस आज की क्लास को रैप अप करते हैं। बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तुम्हें मेरी बात समझ में आती है?